हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज का हमारा जो टॉपिक है एड्जॉर्प्शन 2, लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले में हमने अधिशोषण यानी एड्जॉर्प्शन क्या होता है और एड्जॉर्प्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में बताया था। एड्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का वीडियो जो है, ये दो टॉपिक पर है। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार, और दूसरा है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। क्योंकि दो तरीके का यहाँ पर स्पेशली हम कौन सा एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, गैसों का सॉलिड के सरफेस पर, गैसों का सॉलिड के सरफेस पर। तो सॉलिड के सरफेस पर अनबैलेंस फोर्स होते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। और ये अनबैलेंस फोर्स जो होते हैं, मुक्त संयोजकताएं जो होती हैं, वो गैस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल जाकर के एड्जॉर्बेंट जो होता है, अधिशोषक, उसके ऊपर जाकर के एड्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो आज हमारा जो पूरा जो बात है वो दो बातों पर है, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन और फिजियोर्प्शन और केमियोर्प्शन, यानी भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए, ये पूरा जो चैप्टर है बच्चों थ्योरेटिकल है, इसमें बोलना ही है, ज्यादा समझना है, बोलना है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखिए, अधिशोषण जो है, एड्जॉर्प्शन जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, फिजियोर्प्शन, फिजियोर्प्शन, भौतिक अधिशोषण। और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। तो इसको हम कह सकते हैं केमियोर्प्शन, केमियोर्प्शन। देखिए, जो गैस के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं, उन्हें हम एडजॉर्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट। और जिस सॉलिड सरफेस पर वो एब्जॉर्ब होते हैं, उन्हें हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो गैसों का सॉलिड के सरफेस पर जो एड्जॉर्प्शन है, अधिशोषण, वो दो तरह का होता है, भौतिक और रासायनिक। देखिए, भौतिक यानी फिजिकल। देखिए, जैसे धूल का मेज कुर्सी वगैरह पे जम जाना, तो ये सब भौतिक अधिशोषण है। तो भौतिक अधिशोषण कब होता है? देखिए, भौतिक अधिशोषण तब होता है, ये मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल है, सॉलिड सरफेस से बहुत ही वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं। वीक वंडरवाल फोर्स वैसे भी आपको मालूम है कि वीक होता है। तो वंडरवाल जो फोर्स होता है, वीक वंडरवाल फोर्स से जब एड्जॉर्बेंट पर एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल यानी गैस के मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट यानी सॉलिड के सरफेस के साथ किससे जुड़े होते हैं? एक वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और ये बहुत ही कमजोर वीक फोर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई भी गैस किसी भी एड्जॉर्बेंट पर जाकर के अधिशोषित हो सकती है। यानी इसके लिए कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एक पर्टिकुलर गैस एक पर्टिकुलर सॉलिड पर ही अधिशोषित होगी, नहीं। कोई भी गैस किसी भी सॉलिड सरफेस पर जाकर के अधिशोषित हो सकती है। इसी को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि क्या कहते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल की जो क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग एड्जॉर्बेंट पर, है ना, सॉलिड सरफेस पर अलग अलग हो सकती है। लेकिन इसमें कोई वो नहीं होता, कोई भी गैस किसी पर भी जाकर के एड्जॉर्ब हो सकती है। तो
एक वीक वंडर वाल फोर्स से जब गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस से जोड़ते हैं तो इसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जैसे कुर्सी मेज और किताब कापियों पर धूल का जम जाना और एक्टिवेटेड चारकोल पर कई गैसों का अधिशोषित होना, अमोनिया वगैरह का अधिशोषण चारकोल पर, ये सब तो किसके एग्जाम्पल है? भौतिक अधिशोषण के एग्जाम्पल है। और भौतिक अधिशोषण जो होता है एक तरह का रिवर्सेबल होता है, रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, क्योंकि जो एब्जॉर्बेंट होते हैं सॉलिड है, अगर हम उनके टेम्परेचर को बढ़ा दें या प्रेशर को कम कर दें, प्रेशर कम कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो जो एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल फिर वापस चले जाते हैं। इस तरह से ये एक ताप बढ़ाने पर यह क्रिया उत्क्रमित हो जाती है, रिवर्सेबल हो जाती है। दूसरा हो गया रासायनिक अधिशोषण, केमिकल एब्जॉर्प्शन। क्या है? देखिए, रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, जो एब्जॉर्बेंट होता है, सॉलिड जो सरफेस होता है, और जो एब्जॉर्बेट होते हैं गैस के मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग होती है। यानी सॉलिड सरफेस के साथ गैस के मॉलिक्यूल की कैसी बॉन्डिंग होती है? केमिकल बॉन्डिंग होती है, एक रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये बहुत पावरफुल बॉन्ड होते हैं। जैसे वंडरवाल जो होता है वो वीक होता है, वीक फोर्स होता है, लेकिन ये आयनिक फोर्स और कोवैलेंट फोर्स जो होता है, बॉन्ड का जो फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसलिए रासायनिक जो अधिशोषण होता है वो रिवर्सेबल नहीं होता। यानी आप टेम्परेचर बढ़ा करके सोचे कि हम गैस के मॉलिक्यूल को फिर वापस कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक तरह का इरिवर्सेबल रिएक्शन होता है और इसमें एक रासायनिक बंध बनता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी गैस किसी भी एब्जॉर्बेंट पर जाकर के अधिशोषित हो जाए, नहीं। एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के अणुओं के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। तो कुछ पर्टिकुलर गैस ही कुछ पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट में यानी अधिशोषक पर जाकर के अधिशोषित होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी गैस किसी पर भी जाकर के। और ये तब होता है जब एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, अधिशोष और अधिशोषक के मध्य, उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना, जब उनके बीच केमिकल रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है, तभी वो गैस जाकर के एब्जॉर्बेंट पर जाकर के एब्जॉर्ब होती है, अधिशोषित होती है और एक कंपाउंड बनता है और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो जुड़ जाते हैं। जैसे निकिल के सॉलिड पर हाइड्रोजन गैस का क्या कहते हैं अधिशोषण, टंगस्टन धातु पर, टंगस्टन मेटल पर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का जो अधिशोषण है, ये रासायनिक अधिशोषण है। तो इस तरह से आपने भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण आपने देख लिया। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिजियोअब्जॉर्प्शन और केमियोअब्जॉर्प्शन। देखिए, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने कुछ टॉपिक बनाए हैं, इसी टॉपिक के से रिलेटेड हम इनके बीच में डिफरेंसेस बताएंगे। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, पहला जो डिफरेंस है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक नेचर। यानी जो भौतिक अधिशोषण, क्योंकि हम इस तरह से ये बना सकते हैं, ये भौतिक हो गया, पहला हम भौतिक बताएंगे और दूसरा हम रासायनिक बताएंगे। रासायनिक इधर वाला, पहला वाला भौतिक, दूसरा नंबर 1। जो भौतिक अधिशोषण होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है और अविशिष्ट होता है, अति विशिष्ट नहीं होता है, हाईली स्पेसिफिक नहीं होता है। यानी नॉन स्पेसिफिक यानी अविशिष्ट, मतलब कोई भी गैस, अभी हमने बताया वो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है कि कोई भी गैस किसी भी एब्जॉर्बेंट पर जाकर के अधिशोषित हो सकती है। क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर नहीं होती कि कोई पर्टिकुलर गैस ही किसी पर्टिकुलर सॉलिड पर जाकर के अधिशोषित
होगी। कोई भी गैस किसी पर भी अधिशोषित हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भौतिक अधिशोषण होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है, हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। मतलब ये हुआ कि जब एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल यानी गैस के मॉलिक्यूल जब सॉलिड सरफेस से जुड़ते हैं तो इनके बीच यानी एड्सॉर्बेंट के से जब जुड़ने लग जाता है तो उनके बीच जब केमिकल रिएक्शन हो सकता है तभी वो जुड़ता है। जिन मॉलिक्यूल के बीच केमिकल रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है तभी वो जुड़ेगा। यानी कोई भी गैस किसी भी अधिशोषक से जाकर के नहीं जुड़ जाएगी। जैसे निकिल पर क्या है, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो जाएगा और इनके बीच रासायनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से केमिकल कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। और वो यौगिक जो होता है बहुत स्ट्रांगली जो होता है सरफेस से जुड़ा होता है। मतलब कहने का कोई भी गैस किसी भी एड्सॉर्बेंट से जाकर के नहीं जुड़ सकती है। जिनके बीच केमिकल रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होगी वही गैस जाकर के उस सॉलिड से जुड़ेगी। ये हो गया स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। दूसरा देखिए रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल नेचर। अभी अभी मैंने बताया जो भौतिक अधिशोषण होता है वो वीक वंडर वाल फोर्स से मतलब जुड़ा होता है। उसमें वीक वंडर वाल फोर्स रहते हैं, तो इसलिए हल्का से टेम्परेचर बढ़ा देने से वो जो फोर्स है वो और वीक हो जाता है। पहले से वीक था, टेम्परेचर बढ़ाने से वो और फोर्स वीक हो जाता है और फोर्स के वीक होने की वजह से जो एड्सॉर्बेंट है गैस के मॉलिक्यूल उस सरफेस को छोड़ करके वापस चले जाते हैं। तो यानी पहले अधिशोषित होते हैं, गर्म करने पर फिर विशोषित हो जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो इसका मतलब जो भौतिक अधिशोषण है वो क्या है, रिवर्सिबल है। जबकि रासायनिक अधिशोषण रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल से एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स से उस पर जुड़ जाते हैं। तो टेम्परेचर वगैरह बढ़ाने से वो निकलते नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देंगे तो वो कंपाउंड अलग हो जाएगा। यानी दो गैसों के बीच यानी सॉलिड मॉलिक्यूल और गैस के मॉलिक्यूल के बीच जो यौगिक बन गया वो अलग हो जाएगा। उसमें से आप उन गैसों को अलग कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये इरिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है। तीसरा देखिए मल्टी लेयर्ड एंड मोनोलेयर्ड। मल्टी लेयर्ड यानी बहुपर्ती, एक परती। देखिए भौतिक अधिशोषण जो होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है। जैसे कोई सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, उस पर गैस के अणु एक लेयर बना देंगे, फिर दूसरी भी लेयर भी आकर के अधिशोषित हो जाएगी, फिर तीसरी लेयर भी आकर के अधिशोषित हो जाएगी। धीरे धीरे अधिशोषण घटने लग जाता है, लेकिन कई लेयर बनते हैं। पहली वाली लेयर स्पीडली बनेगी, दूसरी कम स्पीड बने, तीसरी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते हैं, अधिशोषित होते हैं, उनकी कई लेयर बन जाती है, कई लेयर बन सकती है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण मोनोलेयर होता है, सिर्फ एक परत होती है। क्यों, बार बार वही बता रहे हैं, क्योंकि इसमें एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं गैस के मॉलिक्यूल और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल है सरफेस पर जो है जो मुक्त संयोजकता उनके बीच एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है ना। वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली बन जाते हैं। तो एक बार जब वो उनके बीच क्रिया हो गई, एक बार रिएक्शन हो गया, तो अब उनसे दूसरे मतलब जिस मुक्त संयोजकता से यानी सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या होती है, मुक्त संयोजकता होती है, फ्री वैलेंसीज होती है, हमने बार बार आपको बताया। तो एक मुक्त संयोजकता, एक फ्री वैलेंसी जब एक गैस मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो जाती है तो अब वो फ्री नहीं रहती। अब दूसरा गैस का मॉलिक्यूल उससे आके नहीं जुड़ सकता। एक बार जुड़ गया तो अब वो नहीं जुड़ेगा दूसरा आकर के, फिर तीसरा आकर नहीं, एक बार जुड़ गया तो खत्म हो गया। तो कहने का मतलब वो मोनो लेयर बनाते हैं, सिंगल लेयर होती है। ये हो गया, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब डी जो है लो एक्टिवेशन
एंड हाई एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रिय ऊर्जा। देखिए सक्रिय ऊर्जा केमिकल काइनेटिक का टॉपिक है और इसके पहले वाले जो हमारा वीडियो था कैटालिसिस में, उसमें भी मैंने बताया था कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन होता है, तो उन रिएक्शन होने के लिए, उनके बीच रिएक्शन होने के लिए उन मॉलिक्यूल के पास एक सर्टेन एनर्जी से कुछ ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी उनके बीच रिएक्शन हो, तभी उनके बीच रासायनिक क्रिया हो। इसी को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे एक सिंपली एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कहीं जाना हो, इलाहाबाद, कानपुर या कहीं किसी भी जाना हो, तो उसके लिए जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, किराया होना चाहिए, है ना। कहीं जाने के लिए बस या ट्रेन से, उसके लिए आपको किराया होना चाहिए। तो उसी तरह से दो पदार्थों के मॉलिक्यूल आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि उनके पास एक सर्टेन एनर्जी से कुछ ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, जिसे हम उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो समझ गए होंगे लो एक्टिवेशन एंड, देखो भौतिक अधिशोषण के लिए लो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। मतलब क्योंकि ये एक भौतिक प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, इसके लिए मॉलिक्यूल के बीच बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि 20 किलो जूल से 20 किलो जूल पर मोल से लेकर 40 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। लेकिन केमिकल रासायनिक अधिशोषण के लिए एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो रिएक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसमें 200 किलो जूल पर मोल से लेकर 400 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। इसमें 20 किलो जूल से 40 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, और इसमें 200 किलो जूल पर मोल से लेकर 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी होनी चाहिए। मतलब कहने मतलब ये भौतिक अधिशोषण, बहुत लो एनर्जी वाले अणु भी जाकर के अधिशोषित हो सकते हैं, लेकिन रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषित होने वाले अणुओं के पास, मॉलिक्यूल के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। क्लियर? देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको देख लेते हैं। दोनों इफेक्ट होते हैं, सॉरी नेचर ऑफ गैस, देखिए टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए दोनों टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो भौतिक अधिशोषण है उसमें देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा कम होती है। रेशियो जो होता है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट का जो रेशियो होता है वो कम होने लग जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे कम। ये देखिए जैसे x/m वर्सेस टेम्परेचर T। x क्या है? अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल, और ये स्मॉल m क्या है? यानी ये अधिशोष्य के अणु है या अधिशोषक के अणु, दोनों का रेशियो, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल का रेशियो, ये टेम्परेचर है। ये ऐसे है, ये क्या बता रहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका रेशियो, यानी अधिशोषण की जो विकृत है, अधिशोषण की मात्रा जो होती है वो कम। ये देखिए इस पर आप बना सकते हैं, देखिए, और कुछ समय बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेट आता है सीधा। देखिए ये देखिए ये इतने टेम्परेचर पर ये अमाउंट इतना, ये देखिए टेम्परेचर बढ़ा लेकिन x/m का जो रेशियो है
वो घट रहा है। देखिए आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन ये इसका जो परपेंडिकुलर है नीचे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे गैसों की अधिशोषण क्षमता कैपेसिटी कम, और एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाती है लगभग। ये P अगर कांस्टेंट है तब, क्योंकि प्रेशर का भी, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का ही इसमें इफेक्ट होता है। तो ये जो हमें टेम्परेचर पर दिखा रहे हैं, तो अभी हमने प्रेशर को क्या किया, मतलब हमने कांस्टेंट। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में पहले क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रासायनिक अधिशोषण पहले बढ़ता है, फिर एक हाई क्वांटिटी पहुंच जाता है, उसके बाद फिर घटने लग जाता है। ये इस तरह से एक्स P कांस्टेंट, यहाँ भी P कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर देखिए, ये इस तरह से, ये आपने देखा, ये यहां से यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो गया, देखो ये बात। लेकिन अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, बढ़ा, इसके बाद ये घटा, इसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया। ये भी P कांस्टेंट पर। कहने का मतलब ये हुआ कि भौतिक अधिशोषण में शुरू से टेम्परेचर बढ़ाने से अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो कम होने लगती है, और इसमें पहले शुरू में बढ़ती है, उसके बाद फिर घटने लगती है। ठीक, अब देखिए लास्ट टॉपिक, नेचर ऑफ गैस। देखिए अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, मॉलिक्यूल ऑफ एडसॉर्बेट। देखिए जो गैस, यानी भौतिक अधिशोषण में, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, धूल वगैरह का जमना, या एक्टिवेटेड चारकोल पर गैस के, अलग अलग गैसों का जाकर के अधिशोषित होना, है ना, ये क्या कहते हैं, गैस हो गया। अब रासायनिक अधिशोषण में एक पर्टिकुलर गैस एक पर्टिकुलर ही सॉलिड सरफेस पर ही जाकर के अधिशोषित होगी, एब्सॉर्ब होगी, सभी नहीं होगी, है ना। केवल अब जैसे आयरन है, Fe है, और प्लेटिनम है, और क्या कहते हैं, एरम है, सिल्वर है, इनसे कौन जुड़ेगी, इनसे जाकर के ऑक्सीजन गैस अधिशोषित, है ना। निकेल से हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन होता है, अधिशोषण होता है। तो नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये आपने भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण का जो कुछ है वो डिफरेंस मैंने बताया है। देखिए अब इसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे, है ना, जो अधिशोषण समतापी, अधिशोषण समतापी पर होगा। उसमें थोड़ा सा ग्राफ वगैरह बनेगा, कुछ एक्सप्रेशन होंगे, कुछ फार्मूला पर बेस्ड है। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा, लास्ट वीडियो होगा। देखिए ये थ्योरी बेस्ड है, थ्योरेटिकल है, इसलिए ज़्यादा बताया ही जाएगा, है ना। ऑफलाइन होता है तो इसको मतलब नोट्स भी बनवाते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और पढ़ते रहिए। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, घर में है तो पढ़िए। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।